नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार आपको प्रगतिशील किसान भाइयों से मिलवाते आए हैं। भाई, ये जो प्रगतिशील किसान भाई हैं या अपने क्षेत्र में नित नए काम करते हैं, अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए अनेकों प्रयास करते हैं, ये आपके ही लिए नहीं वरन और किसान भाइयों के लिए भी एक मिसाल कायम करते हैं। हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत आपको मिलवाते हैं इनसे और सुनवाते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। तो चलिए आज के अंक में भी मिलते हैं हम अपने एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान भाई से, जिनका नाम है गुलाब सिंह मेवाड़ा। ये ग्राम बोरखेड़ी भोपाल से हमारे साथ आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। तो चलिए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले तो किसान भाई, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आप जो जैविक खेती करते हैं उससे आपको क्या क्या लाभ मिला और उसको आपने अपनाया कब से? मैंने 2003 से जैविक खेती पर एक अभियान चालू किया था। उसमें किसानों को जीरो बजट पर खेती करने के लिए मैंने किसानों को हर गांव-गांव जाकर उनको ऐसी एक प्रेरणा दी थी ताकि किसान जीरो बजट पर खेती करके खेती को लाभ का धंधा बना सके। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने खेतों में जैविक खेती को किस प्रकार से लागू करते हैं? जैविक खेती में एक सबसे बड़ा है कि जो किसान के खेत से वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को मान लिया जाए कि एक शब्दों में कहते हैं कि कंचन से कचरा, उसी कचरे से कंचन बनाकर खेत में डालकर, जैसे प्याज है, लहसुन है, आलू है, अमरूद है, कुछ भी अपन किसान को वेस्ट से वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसको जैविक प्रोडक्ट उगाने में अपने को जीरो बजट में फ़ायदा मिलता है। और किसान को जो जीरो बजट से ज़्यादा इनकम नहीं मिलती, उसमें अपन खाद को मिलाकर डालकर जैविक को अच्छे उत्पाद भी उगा सकते, जिससे अपना वातावरण, किसान की सेहत, आने वाली पीढ़ी की सेहत बहुत मजबूत रहती है। और जैविक खेती करने से किसान को लाभ भी मिला है और किसान को जीरो बजट पर खेती करने का अवसर मिला है। जी जी, हमने सुना है कि आपने महिलाओं के लिए कुछ समूह बनाए हैं, तो ऐसी महिलाओं को आप क्या सिखाते हैं, उनका समूह किस प्रकार से बनाते हैं? जी, मैंने 2019 से आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिला दीदियों का समूह बनाया है। करीबन 70 गांव में मेरा काम है और मैंने सभी महिलाओं का आजीविका स्वयं सहायता, जो कि जिला पंचायत से बनता है, उनको बनाकर महिलाओं को जैविक खेती पर विशेष काम करवाता हूं, जैसे सब्जी उगाना, गोबर से दीपक बनाना आदि ऐसे कार्य, ताकि महिला अपना आजीविका खुद चला सके और महिला अपने पैर पे खड़ी हो सके। उसमें लेन देन हर हफ्ता उनकी मीटिंग करवाना और जो भी अपनी महिला की बचत का लेन देन का हिसाब करना, और महिला एक जगह बैठकर बढ़िया कार्य करती है और उनकी आजीविका के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जो कि आजीविका स्वयं सहायता समूह ये अपने मत्स्य शासन की एक पहल है। जी, कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनका कितना बड़ा समूह है आपके पास? मेरे पास अपने बोरखेड़ी ग्राम में तो 4 समूह, वैसे मैंने 70 समूह बनाया है। हर गांव में जा जाकर महिला उनको टेंड किया है, ताकि इस समूह के द्वारा वो जैविक खेती कर अपनी आय को अच्छे ढंग से चला सके और अपने पैर पे खड़ी हो सके। जी, वर्मी कंपोस्ट जो आप बनाते हैं, तो क्या उसकी भी आप शिक्षा देते हैं महिलाओं को या किसान भाइयों को? उसके लिए कैसे वो जो खाद का जो पोंड है वो कैसे बनाना, ये आप कैसे करते हैं, उनको कैसे सिखाते हैं? हाँ दीदी, ये मुझको दीदी आत्मा से पीजीएस का एक कार्यक्रम मिला था, उसमें मतलब शासन से कुछ राशि भी दी गई थी। तो हर गांव में जाकर मैंने किसानों को बर्मी पिट बनाकर, महिला उनको जो खेत से अपना वेस्ट निकलता है उससे बर्मी कंपोस्ट बनता है, उसमें केचुआ डालते हैं और एक आता है गाजियाबाद वाली दवाई आती, उसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं। वो वेस्ट डिकम्पोजर अपन कचरे और गोबर में डालकर, कुछ केचुआ डालकर उससे बर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। उससे महिला जो जैविक खेती करती है और जैविक फल सब्जी उगाती, उसमें अनाज में लेके दाल तक उसको जीरो बजट पर उनको करने के लिए उनको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जी जी जी, खारपी फार्मर जो प्रोड्यूसर कंपनी है, साथ ही साथ में एफपीओ, इसके साथ में मिलकर आपने क्या किया, कैसे समूह बनाया और वो आपके लिए कितने फायदेमंद साबित हुए? जी, ये एक एफपीओ है, ये अपनी मोदी जी की पहल है। अपने भारत में 10,000 एफपीओ बने, उसमें एक एफपीओ मैंने कृषि फार्मर व प्रोड्यूसर कंपनी ग्राम बोरखेड़ी जिला भोपाल में बनाया है, जो कि मेरे साथ अभी आदर्श 5,000 किसान हैं और अभी मेरे पोर्टल पे 500 किसान हैं। 500 किसान को जो खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए और बिचौलियों से बचाने के लिए एक ये एफपीओ जो बनाया गया है, वो किसान के हित में बहुत बढ़िया साबित हुआ है। उसमें मेरे साथ 2,500 महिला जुड़ी है
और 2500 पुरुष जुड़े, वो अदर्स है, और बाकी 500 में मेरे पास आधी महिला है। और एफपीओ में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से पे मैंने सबसे अच्छा उसको जैविक में जोड़ रखा है, जैविक खेती के लिए, गाय भैंस पशु आदि के लिए, ताकि किसान की आय दुगनी हो और किसान कैसे खेती को लाभ का धंधा बने। इसीलिए ये मैंने ग्राम में एफपीओ बनाया है। उसका पूरा नाम है कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ग्राम बोरखेड़ी। जी जी जी। मेवाड़ा जी, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आप समूह कैसे बनाते हैं? वहाँ पर जो किसान भाई हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जागृत किस प्रकार से करते हैं आप? मैं जैसे कि किसान महिला है, किसान पुरुष को इकट्ठा करके मीटिंग करके एक किसान को खेती का लाभ का धंधा किस प्रकार बने, अपनी आय कैसे बढ़े, इसके लिए समूह बनाकर, कृषक समूह, कृषक महिला समूह बनाकर उनको दूध पर काम कराना, सब्जी पर काम कराना, और खेती को अधिक से अधिक जीरो बजट पर किस प्रकार हो। मेरा एक ही उद्देश्य है। मेरा 2003 से जैविक खेती पर सबसे ज़्यादा मेरा प्रोग्रेस है, और अभी मैंने हमारे क्षेत्र में जैविक खेती पर बहुत बड़ा काम किया है, ताकि किसान सफल भी हुए, उसके साथ महिला भी आगे बढ़कर काम कर रही है, ताकि अपने को किस प्रकार अपनी आजीविका और आजीविका स्वयं सहायता समूह में अच्छा काम हो सके और उसमें अच्छी आमदनी का एक स्रोत बन सके। उसमें मेरा एफपीओ भी है। एफपीओ के साथ ही मैंने एफपीओ भी जो बनाया है वो जैविक खेती के ऊपर ही बनाया है, ताकि एफपीओ में जितने भी मेरे महिला किसान, पुरुष किसान जुड़कर एफपीओ के साथ जैविक खेती करने में सक्षम हो, अपनी आय को अधिक से अधिक बढ़ाए। जी, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अभी भी घूंघट प्रथा में हैं, तो क्या आप उनको समझाते हैं कि आगे बढ़ें, अपने लिए कुछ करें, अपने ग्राम के लिए कुछ करें? वो आपके लिए कितना कारगर सिद्ध होता है? महिलाओं को आप कैसे समझाते हैं कि आपके घर की महिलाएं भी उसका साथ देती हैं? जी हाँ, मुझे जिला पंचायत से कार्यक्रम मिला था फंदा बिलाक और बेरसिया में। मैंने जाकर महिलाओं के बीच में बैठकर मैंने उनसे बोला कि मैं आपका भाई, कुछ भी मुझको मानो, आपके बीच में है, आप घूंघटा प्रथा बंद करके आप बाहर निकलो, ताकि आप आय का स्रोत बना सको। और उनको जैविक खेती के लिए मैं बढ़िया, मेरे पास से खुद से भी कुछ मैं प्रोडक्ट उनको देता हूँ और सिखाता हूँ उनको, बढ़िया उनके बीच में बैठकर एक ऐसी पहल बताता हूँ, ताकि कि महिला घूंघट से बाहर आए और थोड़े घर से बाहर निकले, ताकि महिला सक्षम हो। जी, ग्राम विकास के लिए जो युवा मॉडल है वो किस प्रकार से बनाते हैं आप? मैंने ग्राम विकास पुरुष फूटन समिति बनाई है। उसमें गांव के लिए एक अच्छा दीवार लेखन, गांव को स्वच्छ बनाना, सोख्ता गड्ढा बनाना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से अपने जल बचाओ अभियान के लिए, और युवती का हर गुरुवार, एक गुरुवार महिला को बुलाते, एक बार महिला किसान को बुलाते, एक बार युवा को बुलाते, एक बार गुड़िया उनको बुलाकर हर गुरुवार हम बैठक रखते हैं शाम को। तो अपने मध्य प्रदेश जन अभियान से कोकिला मैम, नायडू सर, हरिराम जी जाते हैं, वो बढ़िया एक अपन मीटिंग रखते हैं, ताकि गांव का विकास किस प्रकार से और गांव कैसे बस स्वच्छ बने। जैसे कि अभी आपने बातों में बताया कि आप ग्राम की दीवारों पर कुछ लिखवाते हैं, तो ये लिखने का काम कौन करता है और क्या लिखना है, ये कैसे आप सोचते हैं? मैं इसलिए सोचता हूँ कि अगर कोई भी अपने गांव से गुजरे, या महिला पढ़े या बालिका पढ़े, पुरुष पढ़े, तो दीवार पे लेखन करने से उनको ऐसा लगता है। मैंने अभी कोरोना काल में लिखा था, मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइजर ज़रूरी है, 2 गज जरूरी, ऐसे पूरे लिखवाए, तो इससे कोरोना पर भी बहुत असर गिरा है। और बढ़िया अच्छे स्वामी विवेकानंद जी के उच्च विचार लिखे, ताकि पढ़ के सब जागरूक बने, गांव के अंदर एक गांव का अच्छा माहौल खड़ा हो। जी जी जी। जो लोग जागरूक होते हैं, तो क्या वो आपके पास आते हैं, उनको लगता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया और आपको उससे प्रेरणा मिलती है? हाँ जी, आते हैं, पूछते हैं, गुलाब भैया आपने ये किस प्रकार काम करते हो, कहाँ कहाँ पर जुड़े हो। ये हमारे बढ़िया बैठक होती है, और उसमें बढ़िया हम सभी किसान भी, महिला भी, अक्सर करके मैं महिला और युवती को ज़्यादा योगदान देता हूँ, ताकि अपनी महिला सशक्त बने और अपने पैर पर खड़ी होकर अपनी आजीविका चला सके। तो सबसे ज़्यादा मेरा काम महिला के बीच में हम दोनों पति पत्नी मिलकर करते, ताकि महिला अपनी साक्षर बने और थोड़ी एक घर से बाहर निकले। जी, तो साक्षर बनाने के लिए भी कुछ कार्यक्रम करते हैं आप? क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी जल्दी शादी हो जाती है, उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता, तो क्या साक्षर अभियान भी आपके गांव में कुछ चलता है? हाँ, हमारे गांव में चलता है। और उसके बाद में मैं महिलाओं हर दिन हर उसके घर मीटिंग, आज इसके घर मीटिंग कर ली, आज उसके घर मीटिंग कर ली, बढ़िया एक उस पर
एक वो बना दिया अपन ने दीवार पे एक पोस्टर, उस पे लिख कर वो महिलाओं ने एक को एक बतलाती है, बढ़िया अच्छा एक माहौल खड़ा करती है। किसान भाइयों, हमारा कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं अपने प्रगतिशील किसान भाई से। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ग्राम को साफ सुथरा रखने के लिए आपको बहुत इनाम भी मिले हुए हैं, तो आप किस प्रकार से ये जो इतना मुश्किल काम है एक एक लोगों को समझाना कि ग्राम को साफ रखें, वो कैसे करते हैं और किस प्रकार से सभी लोगों की भागीदारी होती है उसमें? उसमें सभी की भागीदारी होती है। उसमें क्या है कि मैं भोपाल से 2003 से भोपाल से जुड़ा हूँ। तो जैसे आत्मा परियोजना संचालक है, हॉर्टिकल्चर है, मध्य प्रदेश जन अभियान है, इन्हीं ऑफिसों में से अधिकारियों द्वारा मुझे वह प्रेरणा मिली और गांव में एक अच्छा काम करने के लिए मुझे एक मेरा ऐसा एक मन लगा कि मैं गांव को एक स्वच्छ, जैविक और एक गांव सुंदर बनाऊं। बस ये मेरा धारणा है मेरी। जी जी जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप किसान भाइयों को बताते हैं कि इस समय पर ये करें, तो क्या इसके लिए जैसे कि मोबाइल में आजकल बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, तो उन ऐप का भी आप माध्यम लेते हैं, उनका ग्रुप बनाया हुआ है, या उनकी कुछ सभाएं आपने एक हफ्ते में ऐसे कुछ निश्चित की हुई हैं जिससे कि उन्हें पता चले कि आने वाले दिनों में बारिश हो रही है या फिर किस खेती में क्या दवा डालनी है, वो आप कैसे बताते हैं? जी, क्या है कि दीदी सभी किसान पढ़े लिखे नहीं होते, तो ऐप का द्वारा भी और हमारे यहाँ एक पानी की मशीन भी लगी है, उसके द्वारा में एक मैंने सूचना पटल बना रखा है। अच्छा जी। उसमें हर तीसरे दिन में मैं एक चाक के द्वारा लिखकर किसानों को मैं डालता हूं, ताकि किसान देख सके कि कब अपने को क्या करना, कब क्या करना है। और उसके बाद में मैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी उसका फ़ोटो खींचकर हर जगह डालता हूं, ताकि किसान को कोई सी योजना का सबसे पहले मालूम पड़ सके। और जो भी जितनी भी अपनी सरकारी योजना है, मध्य प्रदेश शासन की, राज्य शासन की पूरी योजना को भी लिखता हूं, ताकि उसको किसान और गांव की महिला पुरुष सभी उससे जागरूक बने कि कौन सी योजना कब आने वाली है। जी जी जी। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके अंदर किसान भाइयों को अनेक जो भी आपकी मशीन है, जो उपकरण है कृषि के, वो मुहैया करवाए जाते हैं। तो क्या आपके पास है वो कृषि यंत्र और आप किसान भाइयों तो को उन तक कैसे पहुंचाते हैं? जी, मेरे पास 2019 में मैंने मोदी जी वाला कस्टम हायरिंग लिया था। उसमें 25 लाख के कृषि यंत्र है, उसमें 10 लाख सब्सिडी है, प्लस 15 लाख अपने को देना है। उसमें किसान को किस प्रकार से खेती में कृषि यंत्र चलाकर खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए जो मोदी जी की पहल है, उसको मैंने बहुत बढ़िया से गांव में चलाई है। सबसे कम रेट में मैं चलाता हूं। और उसके बाद में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए जो कृषि यंत्र है, कस्टम हायरिंग व प्रोसेसिंग सेंटर, वो मैंने अपने गांव में डाला है। उसका नाम है वरदान कस्टम हायरिंग केंद्र, जो बोरखेड़ी में डाला है। जी 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 जी। आपने जैसे कि अभी बातों बातों में बताया था कि आप खेती को लाभ का धंधा बनाते हैं, बहुत ही कम लागत में अधिक उपजाऊ, तो ये आप किसान भाइयों को कैसे बताएंगे? किसान भाइयों को मैं बताता हूं कि आपके खेत से जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को कंचन से कचरा, उसको आग ना लगाए, प्याली में आग ना लगाए, और किसान उसी से
जो खेत से जो वेस्ट निकलता है उसी को बर्मी कंपोस्ट, वेस्ट डिकम्पोजर, अमृत पानी, 5 पत्ती काढ़ा ये बनाकर अपने खेत में डालो, ताकि अपने को बाजार से पैसे से कोई भी सामान नहीं खरीदना पड़ता है। खेती का को लाभ का धंधा बनाने के लिए अपने को जीरो बजट पर आना पड़ेगा, जो कि जीरो बजट खुद किसान के खेत से वेस्ट द्वारा मिलता है और वो आराम से अपनी फसल को उगा सकता है। जी, मध्य प्रदेश को जैविक राज्य बनाएंगे कैसे, ये अगर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। मेरा दीदी एक ही दे है कि मैं 2003 से जो कर रहा हूँ, तो मेरा एक ही दे है कि मध्य प्रदेश को मैं जैविक राज्य बनाऊँ। उसके लिए मैं 70 गांव में काम करता हूँ, दोनों ब्लॉक में काम करता हूँ, किसान को जाके मीटिंग लेता हूँ, महिला दीदी की मीटिंग लेता हूँ कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश को जैविक राज्य बनाया जाए। उस पर मेरा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो है कि जीरो बजट पर खेती करके मध्य प्रदेश को जैविक राज्य बनाया जा सकता। जी जी जी, 1.5 साल हो चुका है, कोरोना काल चल रहा है, तो ये कोरोना काल में आपके लिए कितनी कठिनाइयां आई और इसमें आपने कैसे काम किया? अब कोरोना काल में मैंने सबसे अच्छा काम किया। मैंने 22,000 मास्क बांटे, 22,000 सैनिटाइजर बांटे, और उसके बाद में मेरे पास जो आजीविका वाली महिला दीदी उनकी जो ऑर्गेनिक सब्जी थी उसको मैंने खुद ने खरीदी, और खुद मेरे खेत से लेकर मैंने फंदा, खजूरी, जितने भी हमारे गांव के क्षेत्र में जो गरीब परिवार था, वो कोरोना में परास्त था, उनके लिए मैंने घर घर जाकर सब्जी बांटना, वेस्ट डिकम्पोजर बांटना, अपने ये मास्क बांटने का काम किया, ताकि कोई भी कोरोना काल में परास्त ना हो। इसके लिए मैंने बहुत काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। चलिए अगले अंक में फिर कभी ना कभी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। किसान भाइयों, अब समय हो चला है कि हम सुनते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है खबरें खेती की में। और आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। किसानों की आय बढ़ाने के लिए फूलों की खेती जरूरी। ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का मिलेगा मुआवजा। शरबती गेहूं का रकबा बढ़ाएं। पाले से बचाएं फसल। पपीता लगाने का समय। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और आइए अब नजर डालते हैं विस्तार से। किसानों की आय बढ़ाने के लिए फूलों की खेती बेहद जरूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गत दिनों भारतीय पुष्प अनुसंधान संस्थान पुणे में प्रक्षेत्र कार्यशाला सह प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए फूलों की खेती जैसा वैल्यू एडिशन करना होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपनाना चाहिए व प्रोसेसिंग से भी जुड़ना चाहिए। श्री तोमर ने कहा कि फूलों की आवश्यकता देश की परंपराओं, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि आयोजनों के अनुसार आज भी है। फूलों के व्यापार में निर्यात की दृष्टि से भी काफ़ी गुंजाइश है। वहीं देश की विविध जलवायु इतनी समृद्ध है कि फूलों की खेती काफ़ी हो सकती है। उन्होंने किसानों को फूलों के मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे गुलाब में गुलकंद और अन्य फूलों के उत्पादों को समयानुरूप परिवर्तित करने व मार्केट बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया है, जिससे आय बढ़ सकती है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नई किस्मों के विकास व अनुसंधान में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फूलों की सुगंध कम नहीं हो, खुशबू का अपना ही महत्व है। राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने प्रयोगशालाओं में विकसित प्रौद्योगिकियों के खेतों में प्रसार का महत्व बताते हुए लैब टू लैंड पहल के माध्यम से किसानों के बीच किस्मों को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का मिलेगा मुआवजा। ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, सागर और उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के अनुसार नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को राजस्व, कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त दल बनाकर सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि विदिशा, राजगढ़, गुना सहित अन्य जिलों में ओलावृष्टि की वजह से गेहूं और चना की फसल प्रभावित हुई है। विदिशा के लटेरी क्षेत्र में फसल को अधिक नुकसान हुआ है, तो वहीं भोपाल जिले में तेज हवा के साथ वर्षा होने से कुछ जगहों पर खेत में फसल बिछ गई। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष बोवनी का काम मध्य दिसंबर तक चलता रहा है। ऐसी फसलों को नुकसान नहीं होगा। नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। जिन खेतों में फसलें प्रभावित हुई हैं उसका पंचनामा तैयार किया जाएगा और राजस्व विभाग के तय प्रावधानों के अनुसार मुआवजा भी दिया जाएगा।
इधर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसानों की शिकायत से पहले उनके खेतों में जाकर सर्वेक्षण दल द्वारा सर्वे कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। शरबती गेहूं का रकबा बढ़ाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शरबती गेहूं मध्य प्रदेश की पहचान है, इसका क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्राथमिकता के साथ शुरू कराएं। मुख्यमंत्री मंत्रालय में कृषि विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भंडारण प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा विकास के लिए बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि निर्यात को बढ़ावा और कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौहान ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना में बेहतर कार्य करें। प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं हो, अगले साल के लिए भी अभी से प्लान कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और धरती को बचाने के लिए जैविक खेती बेहद जरूरी है। पाले से बचाएं फसल। सर्दी के मौसम में जनवरी महीने में ठंड की लहर चलती है और रात में तापक्रम लगातार कम होता जाता है। जब तापक्रम लगातार 5 डिग्री से कम हो जाता है तो फसलों के अंदर उपस्थित पानी जम जाता है, जिसके चलते कोशिका भित्ति फट जाती है और तरल पदार्थ बाहर की तरफ आ जाते हैं और पौधे मुरझा जाते हैं। इसे ही पाला या ठंड से जलना कहते हैं। लगातार रात्रि का तापक्रम 3 डिग्री तक चला जाए और आसमान में बादल न रहे, सुबह सुबह हवा चल जाए, तब पाला पड़ता है और इससे बचाव के लिए पहले से ही व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पहले से ही सचेत रहना चाहिए। विशेष रूप से आलू, मटर, काबुली चना की फसल को बचाने का उपाय करना चाहिए। सिंचाई करने के खेत के तापक्रम 0.5 डिग्री से 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। पाले की संभावनाओं को देख खेत में हल्की सिंचाई करें जिससे मिट्टी गीली रहे। चना, आलू, मटर, मसूर फसल में सरसों की अंतर्वर्तीय फसल लेने से हवा की ठंडी तरंगें फसलों को कम नुकसान पहुंचा पाती हैं। पाले से बचाव हेतु फसल पर घुलनशील सल्फर 0.4% के साथ ही घुलनशील बोरान 0.2% मिश्रण का 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। प्रति पंप घुलनशील सल्फर 40 ग्राम एवं घुलनशील बोरान 20 से 25 ग्राम का घोल बनाकर प्रयोग करें। खेतों व बगीचों में धुआं हेतु नम घास, सोयाबीन एवं गेहूं की खराब भूसा या टहनियों को इस तरह जलाएं कि धुआं खेतों पर एक परत बना ले व खेत में फसलों व पौधों के ऊपर धुआं बना रहे। पपीता लगाने का सही समय। पपीता वर्ष भर लगाया जा सकता है। नर्सरी प्रायः दिसंबर, जनवरी या मई, जून में ही डाली जाती है। फसल की अवधि 18 माह की होती है। आप पपीता अभी लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जातियों का चयन करें। जातियों में पूसा डेलिसिस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा नन्हा, कुर्ग, हनीड्यू, वॉशिंगटन, पंत 1 इत्यादि लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर की नर्सरी लगाने के लिए 250 से 300 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। वहीं संकर किस्म के 100 ग्राम बीज की जरूरत होती है। 10x1 मीटर की 8 नर्सरी में प्राप्त पौधे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं। 30 से 35 दिन में पौधों को मुख्य खेत में लगा सकते हैं। 45x45x45 सेंटीमीटर के गड्ढे पहले से तैयार कर लेने चाहिए। इसके साथ ही कतार से कतार की दूरी 1.25x1.25 मीटर रखी जा सकती है। प्रत्येक पौधों को 100 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश दें। यूरिया की 10 ग्राम की मात्रा पौधरोपण के समय, 30 ग्राम रोपाई के 30 दिन बाद, खरपतवार निकालने और 60 ग्राम फूल निकलते समय देना अधिक लाभप्रद होता है। फसलों की तुड़ाई 12 से 15 माह के बीच करें और जब फलों का रंग हल्का पीला होने लगे। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। गेहूं बुआई के 21 दिन बाद पहली एवं 40 से 45 दिन के बाद दूसरी सिंचाई करें। चने में फली छेदक कीटों की रोकथाम करें। पशुओं को समय पर टीकाकरण कराएं। सरसों में 70 से 80 दिन की अवस्था पर सिंचाई करें। पाले से बचाने के लिए फसलों में सिंचाई करें। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती के में आज के लिए इतना ही और आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम।
आज के अंक के द्वारा आपको जो कुछ भी जानकारियां दी गई हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए वो लाभान्वित सिद्ध होंगी। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।